नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द BCW फैमिली। जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हमने 20 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं अच्छे से। इसमें से ये जितने भी प्रैक्टिस सेट्स आपके पास आए थे, इनके क्वेश्चंस का जो लेवल था वो बहुत अच्छा था। कुछ क्वेश्चंस आपको आसान भी दिए गए थे इसलिए जिससे आप अटेम्प्ट करते रहे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अब 20 प्रैक्टिस सेट के बाद अब इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपका रुझान इसकी तरफ नहीं रह गया है। अब कुछ दूसरा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत भी आपके लिए मतलब मुझे नहीं लगता कि अप्रोप्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से आप इसको छोड़ रहे हैं। तो अभी क्या है, हम लोग अब सेक्शनल वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाने वाले हैं, मतलब कोई प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, एक सेक्शंस को लेके कोई एक सब्जेक्ट ले लेंगे। जैसे हमने ले लिया ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में पूरे इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी को बारी बारी खत्म करेंगे क्वेश्चंस के द्वारा, क्वेश्चंस के माध्यम से। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारे संस्थान के द्वारा ये जो अग्निपथ कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसमें दरोगा के लिए जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए सिमुलेटर परीक्षा कराया जाएगा। दो बार 2 दिन होगा। एक सिमुलेटर 1 होगा 4 जनवरी को और दूसरा सिमुलेटर 2 होगा 11 जनवरी को। ये एग्जाम से पहले आपको एग्जाम के लिए तैयारी आपकी कितनी अच्छी है और क्या बदलाव आप लेके आ सकते हैं, इसके लिए परीक्षा कराई जाएगी। ये परीक्षा हूबहू वैसी ही होगी जैसे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद आप एग्जाम दे रहे होंगे, मतलब वही प्रेशर, वही सारी चीजें। और तब आप एग्जाम देंगे और आपको पता चलेगा कि वेयर यू आर लाइंग राइट नाउ। तो आपको पता चल पाएगा ये बात, क्योंकि अगर आप ये जान लेंगे समय रहते, तो क्या होगा कि थोड़ी बहुत चीजें आप चेंजेस करना चाहें तो आप लास्ट टाइम पे भी चेंजेस कर सकते हैं। और इसकी जो फीस रखी गई है वो बहुत ही नॉमिनल है। मेरे हिसाब से इतना फीस तो आप एक दिन का नेट रिचार्ज करने में दे देते होंगे, तो 51 रुपीज इज नथिंग फॉर 2 सिमुलेटर एग्जाम ईयर। तो आपको जरूर इस पे विचार करना चाहिए, बिकॉज इट इज अ टॉपिक ऑफ फ्यूचर। तो आपको इस पे पूरी तरीके से डेडिकेटली चीजों को थोड़ा देखते हुए तब देखना चाहिए कि क्या आप इसको लेंगे अथवा नहीं। क्योंकि क्या है कि आप अगर परीक्षा हॉल में जब जाते हैं, तो क्या होता है, एक विशेष प्रकार का प्रेशर दबाव आपके ऊपर बना होता है। उस दबाव में क्या होता है कि आप चीजों को बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। क्यों? जैसे आपको कुछ आते हुए क्वेश्चंस भी आप गलत कर देते हैं। तो अगर आप इस दबाव से 2 बार आप पहले ही रूबरू हो चुके होंगे, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं होगी। चलते हैं बिना लेट किए हुए अपना जो प्रैक्टिस सेट है उसको देखते हैं कि किस तरीके से आज के क्वेश्चंस आपको नए फैक्ट देंगे और जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कौटिल्य बुक अर्थशास्त्र प्राइमरली बेस्ड ऑन। कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो किस विषय पर आधारित है? सबसे पहले तो इसके जो ऑप्शन है इसको पहले देख लीजिए आप। अर्थव्यवस्था, शासन के सिद्धांत मतलब इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, धार्मिक व्यवस्था, रिलीजियस सिस्टम। अब देखते हैं हम यहाँ पे, जब हम बात करते हैं इसकी, तो आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र रिलेटेड किससे है, वो है कौटिल्य। कौटिल्य से, जिनको क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि इनकी ये जो अर्थशास्त्र है, इनकी जो अर्थशास्त्र है, इसको ढूंढा किसने था? वो थे आर सामास्वामी, सामाशास्त्री, सामाशास्त्री। इन्होंने ढूंढा था। कब ढूंढा था? ये ढूंढा था इन्होंने 1909 में, 1909 में इन्होंने प्रकाशित किया था। ढूंढा तो 1905 में ही था, ठीक है, प्रकाशित किया था। पांडुलिपियों से इन्होंने क्या किया था, इसको फिर एक ग्रंथ बनाया था, तो हस्तलिखित ग्रंथ बनाया था इन्होंने। तो ये क्या था, 1909, 1909 में किया था इन्होंने, ठीक है, 1909 में। अब इसके बाद ये तो हमने जान लिया। अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है। ये संबंधित है प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। इसमें इकोनॉमिक्स, जैसे इसमें मिलिट्री, इकोनॉमिक्स और फॉरेन पॉलिसीज दी हुई हैं, लेकिन
ये डिपेंड किस पे है? अगर आप देखेंगे तो मेनली डिपेंड है ये शासन के सिद्धांत पे, मतलब प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस पे। ठीक है, तो इस पे ये डिपेंडेंट है। इतनी चीजें तो आपको समझ में आ ही रही होंगी, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो। ठीक है, अगर कुछ ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, आप ये भी जानिए कि जो इस बुक का जो क्वेश्चन अगला बनता है वो क्या बनता है, कि इस बुक की क्या खासियत थी। तो इसमें दो सिद्धांत दिए गए थे, एक सप्तांग सिद्धांत, सिद्धांत मतलब कि जिसमें सात, सप्तांग सिद्धांत, और दूसरा कौन सा है, और अगर दूसरे की बात करें आप तो मंडल सिद्धांत। मंडल मंडल सिद्धांत, मंडल सिद्धांत। ठीक है, मंडल सिद्धांत। अब अगर इसकी बात करें, ये दोनों इससे पूछा जा सकता है, वो जो मैंने आपको कल बताया था कि अमात्य, राजा, मित्र, दंड, कोष, जनपद, ये सारी चीजें किसमें आती थी, सप्तांग में, और मंडल सिद्धांत भी। ठीक है, आगे चलते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अगर आप कौटिल्य की बात करते हैं तो ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी से संबंधित थे। कहां से? तक्षशिला से, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय से संबंधित थे, टैक्सला यूनिवर्सिटी से। उसके बाद की अगर बात करें, अगर इसके बाद की बात करें तो एक चीज और भी जानिए आप, कि ये किसके गुरु थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। उनके प्रधानमंत्री थे। क्या थे? उनके प्रधानमंत्री थे। तो आप इस तरीके से जान लीजिए आप। ठीक है, अगर इतनी चीजें आपको समझ में आई हो तो अब आगे चला जाए, क्योंकि अब हो गया है सब कुछ लगभग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? अशोक की प्रसिद्धि का कारण उसकी कलिंग विजय की तुलना में उसकी धम्म नीति है। कलिंग विजय, कलिंग विजय की जब बात होगी तो कलिंग विजय कौन से इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है? 13th, 13th इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कलिंग विजय। ठीक है, कलिंग विजय किसमें? 13th में। Ashoka's fame is due more to his Dhamma policy than his Kalinga victory. धम्म पॉलिसी, धम्म नीति की बात अगर करें, ये किस में दिया है? तो ये 7th में दिया है, 7th में दिया है। ठीक है, 7th में दिया है, और सेकंड में भी दिया है। किस में दिया है? सेकंड में भी दिया है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अशोकास धम्म पॉलिसी इज डिस्क्राइब्ड इन हिज सेकंड एंड 7th रॉकेट्स। वही तो मैंने बताया। ठीक है, ये भी सही, ये भी सही। उसके अनुसार धम्म, उसके अनुसार धम्म है साधुता, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, दूसरे के प्रति उदारता, दया, दान तथा शुचिता। अकॉर्डिंग टू हिम धम्मा इज अ पेटी वेलफेयर एक्टिविटीज बीइंग सिनलेस, जेनरोसिटी, मर्सी, चैरिटी एंड प्योरिटी। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, ये सारी चीजें क्या है, ये सही हैं। ऑल आर करेक्ट हियर। ठीक है, ऑल आर करेक्ट हियर। अच्छा, एक बात और है, ये किससे रिलेटेड है? अशोका से रिलेटेड है। ठीक है, अशोका से रिलेटेड है। तो जब अशोक की बात करते हैं हम, तो ये अशोक को, सम्राट अशोक किसी, फाब्रू इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे बताया गया है सम्राट अशोक। यहाँ पे कहा गया है, पहली बार कहा गया है सम्राट अशोक। कहाँ पे बताया गया है? ये जो फाब्रू इंस्क्रिप्शन है, इसी में पता चला है कि ये सम्राट अशोक हैं। ठीक है, उनका पूरा नाम पता चला है। ठीक है। अच्छा, एक बात और, जेम्स, अगर आप देखने जाएं कि इनके जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि इन्होंने दो लिपि, दो स्क्रिप्ट, मतलब अगर आप स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट के मामले में थोड़ा सा इनका इंस्क्रिप्शन क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी इंस्क्रिप्शन स्क्रिप्ट, और ब्राह्मी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट यूज किए गए हैं इनके उसमें। ठीक है, भाषा की बात करें तो प्राकृत,
अगर आप लैंग्वेज की बात करते हैं, ये पे लिख देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो कौन कौन सी? प्राकृत और यूनानी। ठीक है, यूनानी। अच्छा, एक बात और भी ध्यान में रखिए आप कि संस्कृत थोड़ा बहुत आया था लेकिन उसको मानते नहीं है, ठीक है। तो आप इसको इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने इनके इनके इंस्क्रिप्शन को डिकोड किया था। जेम्स प्रिंसेप ने, किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब किया था? 19th सेंचुरी में, ठीक है। कब किया था? 1837 के आसपास, ठीक है। 1837 के आसपास इन्होंने क्या किया था? इसको ढूंढा था, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में नारियल की खेती, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? सातवाहन काल, मतलब सातवाहन पीरियड से। कोकोनट कल्टीवेशन बिगिन इन इंडिया कब हुई? सातवाहन पीरियड से। सातवाहन की बात अगर कर लें तो इसके संस्थापक कौन थे? सिमुक। सिमुक, ठीक है। इन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। श्रेष्ठ, अद्वितीय ब्राह्मण। ये ब्राह्मण वंश थे, ब्राह्मण वंश से संबंधित रहे हैं, अद्वितीय ब्राह्मण। और कहां से संबंधित हैं? मतलब किस अभिलेख में ऐसा लिखा गया? नासिक अभिलेख है। नासिक अभिलेख में, नासिक इंस्क्रिप्शन में ये बात लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं। अगर आप सातवाहन की बात करते हैं तो सातवाहन से संबंधित अगर कोई और भी चीज आप जैसे जानना चाहें कि ये संस्थापक तो सिमुख हो गए, राजधानी इनकी क्या थी? पैठन इनकी राजधानी थी। क्या थी? पैठन। राजधानी इनकी थी पैठन, ठीक है। पैठन इनकी राजधानी थी। अच्छा, एक बात और है, इनकी पहले जो राजधानी थी, पूर्व राजधानी, पूर्व में अमरावती थी। क्या थी? अमरावती। अमरावती राजधानी थी, ठीक है। पूर्व में अमरावती राजधानी थी। इतनी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। सातकर्णी प्रथम ने एक उपाधि धारण किया था, ठीक है। जो सातकर्णी प्रथम है, ऐसा कहते हैं कि सातकर्णी प्रथम ने पहली बार उपाधि धारण किया था। सातकर्णी प्रथम ने पहली बार उपाधि धारण किया था, ठीक है। सातवाहन काल से इतने ही प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा। एक चीज और जान लीजिए कि ये वेदों के आश्रयदाता इन्हीं को कहते हैं। वेदों का संरक्षण जिन्होंने किया था, आश्रयदाता इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हूणों को हराने वाले गुप्त शासक कौन थे? स्कंदगुप्त। विच गुप्ता रूलर डिफीट द हून? कौन? स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त। ये चीज तो क्लियर है, यहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं कि जो आपको नहीं समझ में आएगा। स्कंदगुप्त ने हराया था। अच्छा, एक बात और है, स्कंदगुप्त के बारे में क्वेश्चन बन जाता है कि इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो क्रमादित्य। क्रमादित्य उपाधि इन्होंने धारण की थी। किसने? स्कंदगुप्त ने। इन्होंने दो बार हूणों को हराया। और जब इनके इनके न रहने पे फिर क्या हुआ? इनके न रहने पे फिर दो ऐसे हूण थे। कौन? दो ऐसे हूण थे जिन्होंने बार बार तोड़नमल और मिहिर, मिहिर, ठीक है। दोनों नाम क्या है? तोरणमल, जिन्होंने फिर गुप्तों को हरा दिया, और मिहिर, इन दोनों ने क्या किया? बाद में गुप्तों को हराया था। तो आप इतनी बात ध्यान में रखिएगा जब स्कंदगुप्त की बात हो रही है तो, ठीक है। स्कंदगुप्त की बात हो रही है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेंड्रोक्रेट्स, प्रथम सेंड्रोक्रेट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की गई थी? किसने किया था? विलियम जोन्स, स्ट्रैबो, जस्टिन एरियन और विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। अच्छा, एक बात और है, ये तो जोन्स ने किया था, ठीक है। ये तो जोन्स ने किया था, लेकिन एंड्रोकैट्स की बात अगर कर दें तो एरियन और प्लूटार्क। यहीं पे एक नाम लिखिए,
एरियन, ठीक है, एरियन एंड प्लूटार्क प्लस प्लूटार्क, इन्होंने किसके किस एंड्रोकैट्स, एंड्रोकोट्स, कैट्स नहीं कोट्स, एंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स के नाम से किसको पहचाना था? चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं? ठीक है, आगे चलते हैं। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू क्या है, आइए देखते हैं। चोल वंश विजयाचल सही है, राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग, गढ़वाल चंद्रदेव और चौहान वासुदेव, ठीक है, सारे सही हैं, मतलब 1 2 3 4। आगे चलते हैं। सल्तनत काल में पत्राचार विभाग का प्रधान कौन था? हु वॉज द हेड ऑफ द करेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? कौन था? इंसाए मुमालिक, इंसाए मुमालिक, इंसाए मुमालिक, ठीक है, यही थे सल्तनत काल में पत्राचार के प्रमुख, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने को खलीफा नायब कहा? ठीक है, खलीफा नायब किसने कहा, आइए देखते हैं। वो थे फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने खलीफा का नायब कहा था खुद को, ठीक है, खलीफा का नायक कहा था खुद को। अगर आप बात करें बाबर की, जैसे अगर आप बाबर की बात करें तो बाबर ने क्या, कौन कौन सा वो लिया था? मिर्जा, बाबर ने लिया था मिर्जा और बादशाह की उपाधि, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बात अगर कर लें, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि ली थी? सिकंदर सानी, सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी किसने लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा, जहांगीर के बारे में भी हो सकता है पूछा जाए। नूर उद्दीन, नूरुद्दीन, ठीक है, नूरुद्दीन जहांगीर ने लिया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड क्या है स्टेटमेंट? In Arthashastra, Sudras are called Arya and were given the right to earn a livelihood from agriculture. अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया तथा उन्हें कृषि, शिल्प, पशुपालन और वाणिज्य से जीविका चलाने का अधिकार दिया गया। बिल्कुल सही बात है, अर्थशास्त्र के बारे में हमने देख लिया है। फिर क्या, उत्तर वैदिक काल से स्त्रियों की संपत्ति से स्त्रियों को संपत्ति से वंचित कर दिया गया। द टेंडेंसी टू डिस्प्राइव वुमेन ऑफ प्रॉपर्टी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लेटर वैदिक पीरियड, बिल्कुल सही बात है। अब कौन सा सही है? दोनों सही है, तो बोथ वन एंड टू विल बी करेक्ट हियर, ठीक है, दोनों सही है। तो 10th नंबर क्वेश्चन है, चोल युग और विजयनगर युग के प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे बड़ा अंतर किसे माना जा सकता है? तो व्हाट कैन बी कंसिडरेशन द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द चोला एंड विजयनगर? देखिए, चोला और विजयनगर में जो सबसे बड़ा बिगेस्ट डिफरेंस था वो क्या था? वो ये था कि विजयनगर साम्राज्य में क्या था? यहाँ पे नायकर व्यवस्था थी, नायकर व्यवस्था थी, ठीक है। लेकिन चोला युग में ऐसा नहीं था, चोला युग में ऐसा नहीं था। चोला युग के लिए आप इतना जानिएगा कि नाडु का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद विजयनगर की बात यहाँ पे करते हैं। विजयनगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। जब विजयनगर की बात करेंगे तो इसको क्या कहते थे? सामंती सिस्टम की बात होती है यहाँ पे, ठीक है, सामंती सिस्टम की, सामंती सिस्टम की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, 1 मिनट, इसके बारे में हम जान लेते हैं। किसके बारे में? विजयनगर साम्राज्य के बारे में। जब हम बात करते हैं विजयनगर की, विजयनगर की, तो विजयनगर में 3 4 जो अलग अलग डायमेंशंस हैं उनको देखना जरूरी है। जैसे संगम की बात कर लें, जब भी हम संगम काल की बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड है? ये हरिहर एंड बुक्का से रिलेटेड है। लगभग 1336 के आसपास
क्या हुआ था, इन्होंने इसकी स्थापना की थी संगम की, ठीक है, संगम वंश की स्थापना की थी। यहाँ पे जो याद रखने वाला है वो ये है कि जो हरिहर सेकंड था, मतलब जो बुक्का का पुत्र था हरिहर सेकंड, उसने एक उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज। ये विरूपाक्ष का उपासक भी था। विरूपाक्ष मतलब महादेव का उपासक भी था। शिव जी का उपासक था, ठीक है। अच्छा, कांची, कनूर, अच्छा केनार, ये सब इसके क्या थे, क्षेत्र में आए थे, ये इसको जीत लिया था, ठीक है। जैसे कांची का जो युद्ध था वो भी इसी ने जीता था, मैसूर का भी युद्ध इसी ने जीता था, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा सुलु, ठीक है, कौन सा आएगा, सुलु। सुलु ये किससे रिलेटेड है, ये नरसिंह से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है ये है नरसिंह से, नरसिंह सालू से, ठीक है। पेन अलग ले लेता हूँ जिससे अलग रहेगा तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे पिंक पेन ले लेता हूँ। सालू, ये किससे रिलेटेड है, नरसिंह, नरसिंह सालू से, नरसिंह सालू से, ठीक है। जब सालव की बात करते हैं यहाँ तो ये नरसिंह सालू से संबंधित है। अच्छा, ये अगर इसके बारे में आप जानना चाहें तो ये कब से, ये लगभग 1445 के आसपास, 1445 के आसपास की बात है, ठीक है। हाँ, इसी के आसपास की बात है। उसके बाद की बात करें तो सालू खाली आप यही जानिए कि नरसिंह सालू ही इसके क्या थे, ये इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब तालु की बात कर लेते हैं, तालु बहुत इंपॉर्टेंट है, तालु बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ग्रीन पेन से ले लेता हूं। तालु, ठीक है, तालु, नरसिंह, इसके भी जो वीर नरसिंह थे इसके, वीर नरसिंह थे इसके क्या, स्थापना करने वाले, संस्थापक, ठीक है। इसी क्रम में कृष्ण देव राय आते हैं। कौन, कृष्ण देव राय, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कृष्ण देव राय से अष्ट दिग्गज इन्हीं के, अष्ट दिग्गज इन्हीं के दरबार में थे, ठीक है। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे, कृष्ण देव राय के दरबार में थे। गोलकुंडा का युद्ध, गोलकुंडा वार जो था उसमें, गोलकुंडा वार में इन्होंने किसको हराया था, कुतुब शाह को, कुली कुतुब शाह को इन्होंने हराया था, ठीक है। कुली कुतुब शाह को इन्होंने, कुली कुतुब शाह को इन्होंने हराया था, डिफीट किया था, ठीक है, डिफीट किया था। उसके बाद की बात अगर करें तो ये किससे रिलेटेड है, ये पहली बात तो साहित्य से इनकी रुचि बहुत ज़्यादा थी, मतलब कि जब हम बात करते हैं लिटरेचर से, लिटरेचर के मामले में ये स्वयं भी कवि रहे, ठीक है, ये स्वयं भी पोएट रहे, तो ये लिटरेचर के मामले में ये बहुत रिच कल्चर था, मतलब रिच टाइम था इसके लिए। उसके बाद की बात अगर करें तो ये इन्होंने हजारा मंदिर, विठलनाथ मंदिर का निर्माण इन्होंने ही कराया, ठीक है। विठलनाथ मंदिर का निर्माण इन्होंने ही कराया है, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, अगर उपाधि की बात करें, उपाधि की बात, तो उपाधि कौन सी ली थी इन्होंने, आंध्र भोज, आंध्र भोज, ठीक है। और ये लगभग 1519 में चालू हुआ था। फिर आता है 1629 के आसपास, 1629 के आसपास आता है आखिरी वाला अराविडू। कौन सा आता है, यहाँ पे दूसरी पेन, यहाँ पे ब्लू ले लूं फिर से, चलेगा, ब्लू ही ले लेता हूँ, ठीक है। अराविडू बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए समय दे रहा हूँ। तिरुमल, तिरुमल इसकी संस्थापना इन्होंने, इसकी स्थापना इन्होंने की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप जानते रहें। आगे चलते हैं। बसीन की संधि, 31 दिसंबर, बसीन की संधि, ट्रीटी ऑफ बसीन, 31 दिसंबर 1906, 1902, 31 दिसंबर 1902, सॉरी 1802, ये बसीन की संधि तभी हुई थी, ठीक है। बिटवीन होम, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश के बीच में, बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश के बीच में, वो सेना को मतलब कि एक तरीके से सैन्य समझौता था ये, ट्रीटी ऑफ बसीन।
ट्रीटी ऑफ बसीन क्या था? सैन्य समझौता था। इसके बारे में आप जानते रहिएगा। अच्छा, एक और, जब यशवंत यहाँ पे बात की जा रही है होलकर की, तो होलकर का मतलब यशवंत होलकर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यशवंत होलकर। यशवंत होलकर। ये जो यशवंत होलकर की यहाँ पे बात हो रही है, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मतलब कभी हो सकता है यशवंत होलकर से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। राजघाट की संधि इन्हीं इन्हीं के समय में हुई थी। कौन सी? राजघाट। राजघाट की संधि कब हुई थी? 1806 में। 1806 में, ठीक है। दौलत राव सिंधिया। जब जब सिंधिया की बात करते हैं, जब सिंधिया की बात करते हैं, तो इन्होंने बहुत पहले ही क्या कर लिया था? बहुत पहले ही इन्होंने एक समझौता कर लिया था। किसके साथ? 1803 में ही एक समझौता कर लिया था। और 1803 में ही एक समझौता कर लिया था। किसके साथ समझौता कर लिया था? ये अंग्रेजों के साथ, ठीक है। दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया ने एक समझौता कर लिया था अंग्रेजों के साथ बहुत पहले ही, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं? इसमें कुछ ऐसा तो नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा? Which of the following pair of Anglo-Mysore War and the contemporary British official is not correctly match? आइए देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट मैसूर वार की बात करें तो कब था? 1667 टू 70, 66 टू 77 है, ठीक है। मतलब 66 टू 67 पहला। वॉरेन हेस्टिंग उस समय कहीं मतलब कि ऐसे ऑफिसर लेवल पे, इतने ज्यादा ऊपर लेवल पे नहीं था, तो उसके बाद बना, लेकिन उस टाइम वो था वहीं पे, ठीक है। लेकिन वो क्या मतलब गवर्नर जनरल वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। सेकंड की बात करें तो जनरल गफ। जनरल गफ का संबंध सिख वार से है। किससे? सिख वार से है। सिख वार से, इससे नहीं है, ठीक है। तृतीय कार्नवालिस, ठीक है। सेकंड की बात करें तो कार्नवालिस, क्योंकि अगर आप द्वितीय की बात करें तो द्वितीय में कौन था? आयरकूट। कौन था यहाँ पे? सेकंड की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये थे आयरेकूट। ये क्या थे? उस समय वहां के ऑफिसर थे, ठीक है। थर्ड की बात करें तो कार्नवालिस थे। फोर्थ की बात करें तो वेलेस्ली थी, ठीक, वेलेस्ली थे। तो ये था, ये 99 में हुआ था, ठीक है। 99 मतलब 1799 में हुआ था, ठीक है। अगर उससे पहले की बात करें तो ये कब? तो 1992 में था, और ये 80 में था, 80s में था, 82 84। सेकंड वाला 82 84, और ये कब था? ये 1992 में था। आगे चलते हैं। अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाले पहला मुगल शासक निम्नलिखित में से कौन था? अकबर सेकंड। शाह आलम द्वितीय ने पेंशन तो लिया था, लेकिन वो उनके संरक्षण में नहीं थे। पेंशन लिया था, ठीक है, पेंशन लिया था, लेकिन वो अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश नहीं थे। लेकिन ये अकबर थे, ठीक है, अकबर द्वितीय। और ये बहादुर शाह द्वितीय का मतलब बहादुर शाह जफर। Our system act very much like a sponge from the bank of Ganges. It is squeezed out on the bank ऑफ द थेम्स। तो आपको ये देखिए, हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह है। गंगा तट से थेम्स नदी किनारे उसे निचोड़ा जाता है। यह कथन किसका है? किसका कथन था ये था क्या? जॉन सुलिवान का। जॉन सुलिवान का कथन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह पहले हुआ था? कौन सा विद्रोह पहले हुआ था? यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जितने भी विद्रोह आपको दिए हैं, यहाँ पे कौन सा पहले हुआ था। वेलु जब हम वेलुटुम इसकी बात करते हैं, वेलुटुम्पी की बात करते हैं, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था लगभग 1808-9 के आसपास। कब हुआ था? 1808 और 9 के आसपास हुआ था, ठीक है। 8-9 के आसपास हुआ था। और इसकी ये जो वेलुटम्पी दलवा, इसकी क्या थे? इसके मतलब नायक थे। वेलुटम्पी दलवा। दलवा इसके नायक थे। अब बात कर लेते हैं रामोसी विद्रोह का। रामोसी कब हुआ था? 22-23 में हुआ था, ठीक है। 1822 22। और उसके बाद ये बहुत दिन तक चलता रहा, 29 तक चलता रहा रामोसी, ठीक है। रामोसी पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट से रिलेटेड था। चित्तूर सिंह, चित्तूर सिंह इसके नायक थे।
चित्तूर सिंह इसके नायक थे। ठीक है, बहावी की बात कर लें। देखिए बहावी किससे रिलेटेड था, ये इस्लामिक रिफॉर्म से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था, इस्लामिक रिफॉर्म से रिलेटेड था, तो आप इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, बरेलवी, बरेलवी थे इसके नायक। ठीक है, बरेलवी इसके नायक थे। और ये मतलब ऐसा नहीं था कि एक दो दिन में ये खत्म हो गया, ये काफी लंबा चला। ये कौन सा, ये बहावी वाला, ये काफी लंबा चला, मतलब पूरे 1820 के दशक से लेके 1830 के दशक तक चला था। ठीक है, पागलपंथी की बात करें, देखिए पागलपंथी विद्रोह की बात जब करेंगे, पागलपंथी विद्रोह की बात जब करेंगे तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1825 से 1830 तक, 30 तक हुआ था। ठीक है, और अगर इसके बारे में, उत्तरी बंगाल मतलब नॉर्थ बंगाल के आसपास हुआ था ये। ठीक है, नॉर्थ बंगाल के आसपास हुआ था ये। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, पागलपंथी विद्रोह। ये सारे हैं। आगे चलते हैं, कौन सा पहले हो गया इसमें, ए वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक कृष्णो दास पाल थे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी भाषा में मराठा का प्रकाशन शुरू किया गया, सही था अंग्रेजी भाषा में। और मराठी में कौन सा था, कौन सा था, कमेंट करके बताइएगा, मैंने आपको बताया हुआ है। एक मराठी में था और एक अंग्रेजी में था। अंग्रेजी वाले का नाम मराठा था और जो मराठी में था वो केसरी था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। गंगाधर तिलक स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ मराठा इन इंग्लिश। उदंड मार्तंड का प्रकाशन जुगल किशोर ने कानपुर से आरंभ किया था। पब्लिकेशन ऑफ उदंड मार्तंड वाज स्टार्टेड बाय जुगल किशोर फ्रॉम कानपुर। ठीक है, इसी की वजह से मीडिया डे भी मनाया जाता है भारत में। ठीक है, मीडिया डे 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है। और इसका संपादन हुआ कब था, 1900, सॉरी 1886 के आसपास हुआ था। ठीक है, और फिर 87 में बंद भी हो गया था। गदर का प्रकाशन जर्मनी से हुआ, नहीं ये गलत है। ये भी सही है, ये जर्मनी से नहीं हुआ था। कहाँ से हुआ था गदर का प्रकाशन, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए। कब किया गया था, किया गया था 1913 में। किसने किया था, सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल, इन दोनों लोगों ने किया था। ठीक है, इन दोनों लोगों ने किया था, इसको ध्यान में रखिए आप। तो ये वाला गलत हो गया। किसने एक आस्तिक के धर्म में आस्था नामक 39 अनुच्छेद वाली पुस्तक लिखी, किसने लिखा था, ये लिखा था महादेव गोविंद रनाडे। इनकी कुछ और भी बुकें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। राइज ऑफ द मराठा, राइज ऑफ द मराठा पावर, एज इज ऑन इंडियन इकोनॉमी, ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमी, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म। ठीक है, फिर क्या है, इंट्रोडक्शन टू द पेशवा डायरीज, इंट्रोडक्शन टू द पेशवा डायरीज। ठीक है, शारदा एक्ट 1930, 29 एंड 30। ठीक है, 1929 और 30 की बात यहाँ पे हो रही है, के तहत लड़के के लिए विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी। व्हाट वाज द एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द शारदा एक्ट 1930। तो ये कितना था, 18 ईयर। तब पहले 18 ईयर बॉयज़ के लिए थी और गर्ल्स के लिए 14 ईयर। फिर लास्ट में इसको फिर से इसमें बदलाव किया गया 78 में, 1978 में। और फिर क्या कर दिया गया, बॉयज़ के लिए कर दिया गया 21 और गर्ल्स के लिए कर दिया गया 18। ठीक है, चंपारण किसान आंदोलन के बारे में सही जानकारी देने के लिए, के बारे में जानकारी देने के लिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से कहाँ जाकर मुलाकात की। देखते हैं कहाँ जाके मुलाकात की थी। वेयर डिड राजकुमार शुक्ला मीट महात्मा गांधी टू इन्फॉर्म अबाउट हिम, इन्फॉर्म हिम अबाउट चंपारण पीजेंट मूवमेंट। तो राजकुमार शुक्ल उस समय 1906 का
इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। कहाँ पे चल रहा था? लखनऊ में। लखनऊ में 19 इसमें हुआ क्या था, इसमें मुस्लिम लीग और आईएनसी एक हो गई थी, ठीक है, उनको मिलाया जा रहा था, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद की बात यहाँ पे की जा रही है, मतलब उनके एकता की बात वहाँ पे की जा रही थी। अच्छा, लखनऊ लखनऊ में मिलने गए, फिर वहाँ से गांधी जी इनके साथ चंपारण चले गए, फिर वहाँ पे तीन कठिया सिस्टम, कठिया सिस्टम, तवान सिस्टम, तवान टैक्स सिस्टम के कारण जो, मतलब वहाँ पे नील की खेती के लिए क्या हो रहा था, नील की खेती के लिए विद्रोह हो रहा था, नहीं करने पे बहुत बवाल कर दिया था, मतलब बहुत ऐसा कि एक टैक्स इंपोज कर दिया था तवान किसके ऊपर, जो वहां के खेती करने वाले किसान थे, जिसके लिए क्या किया गया था, फिर तिनकटिया सिस्टम तो था ही, उसके साथ तवान सिस्टम भी आ गया, तो फिर क्या किया गया, एक विद्रोह निकल कर आता है चंपारण का, ठीक है, 1917 का विद्रोह निकल के आता है, जो गांधी जी को एक नेशनल लीडर के रूप में भी स्थापित करता है। तो इसके बारे में भी आप जानिएगा, ये कहाँ पे मिले थे, लखनऊ में मिले ये। और एक बात और, जो ब्रिटिश का जो एग्रीमेंट हुआ था वो किसके साथ हुआ था, वो गांधी जी के साथ हुआ था इस चंपारण के अंतर्गत, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में 13 वर्षीय कार्डिनेल्यू ने कहां पर आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था, आइए देखते हैं। वेयर डिड 13-year-old Gardinello actively participate in civil disobedience movement? तो कहाँ पे किया था disobedience movement में participate? ये था मणिपुर, मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में, मणिपुर में पार्टिसिपेट किया था, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैमई और किंगमाई और रोंगमेई, जैमई, लिंग में माई, और एक और कौन सा था, एक था रोंगमई, रोंगमई। ये तीन जनजातियों को किसने एक किया था, इन्होंने ही, गैडिनल्यू ने। इनके इनके जो गुरु थे उनको क्या कर दिया, उनको फांसी दे दिया गया था, ठीक है, उनके जो गुरु थे उनको फांसी दे दिया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने फिर क्या हुआ, इन्होंने फिर जो उनको जादोंग उनको कहते थे, इनके जो गुरु थे उनको जादोंग कहते थे, जादोंग, उनको फांसी दे दिया गया था। उसी के लिए गार्डिनेल्यू ने फिर भी उसमें पार्टिसिपेट किया, और फिर इन्होंने क्या, मतलब 13 वर्षीय, मतलब एक तो महिला थी, दूसरी 13 वर्ष में ही इन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया था, इसलिए ये लास्ट में मतलब 1947 तक ये कहाँ जेल में रही, 1947 तक जेल में रही, ठीक है। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवा क्रियाकलाप संबद्ध हैं, with which of the following sector of economics or agriculture and service activities associated respectively? तो अगर बात करें जब हम किसकी, एग्रीकल्चर की और सर्विस सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर मतलब फर्स्ट और सर्विस सेक्टर मतलब थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक एजेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब इकोनॉमिक एजेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब संस्था, व्यक्ति सब आ जाते हैं इसमें। व्यक्ति अथवा संस्थाएं जो आर्थिक निर्णय लेती हैं आर्थिक एजेंट कहलाती हैं। इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल हु मेक इकोनॉमिक डिसीजन आर कॉल्ड इकोनॉमिक एजेंट, सही है। इकोनॉमिक एजेंट्स ऑल्सो इंक्लूड इंस्टीट्यूशन लाइक गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, बैंक, इसमें निगम, बैंक और जैसी संस्थाएं भी शामिल होती हैं, बिल्कुल होती हैं, 1 और 2। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में देखिए तीन चीज आते हैं। पहले तो आ जाता है प्राइवेट सेक्टर, फिर आ जाता है पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर भी दो टाइप के होते हैं, और फिर आ जाता है गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये तीनों टाइप, मतलब आप तो कहेंगे कि पब्लिक सेक्टर ही गवर्नमेंट सेक्टर, ऐसा नहीं, पब्लिक सेक्टर ट्रस्ट वाला भी आ जाता है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों अलग अलग, पीएसयूज और गवर्नमेंट्स के जैसे होते हैं उस तरीके से। देखते हैं इसमें क्या है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, मतलब को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। सरकार के विनियामक के रूप में भूमिका, रोल ऑफ गवर्नमेंट एज ए रेगुलेटर, बिल्कुल है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम, बिल्कुल होती है, इंडिविजुअल फ्रीडम भी होती है। और 1 और 2 और 3 और 4,
आइए देखते हैं। नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम में क्या करते हैं, किस तरीके से नेशनल इनकम बन रही है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम देखते रहेंगे इसको, जब जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, अभी उसको भी नहीं समझना है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए, संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज, जैसे ज्यादा से ज्यादा नोट का, नोट पब्लिकेशन स्टार्ट हो जाए, मतलब नोट का छपाई स्टार्ट हो जाए, ठीक है, छपाई स्टार्ट हो जाए, नोट छप छपाने लगने लगना, ठीक है। उधार लेने की बात आ जाए, आरबीआई से उधार लेने लग जाएं, फिर क्या हो, ट्रेजरीज बेचने लग जाएं, ट्रेजरीज बेचने लग जाएं, ये सब क्या है, या इंटरनेशनल लोन लेने लग जाएं, ठीक है, इंटरनेशनल लोन लेने लग जाएं, ये डोमेस्टिक लोन लेने लग जाएं। तो ये सब क्या है, ये घाटे की व्यवस्था करने के लिए किया जाता है, आर्थिक विकास के लिए, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, भुगतान से इसका समायोजन करने के लिए और विदेशी ऋण को कम करने के लिए, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले संस्थागत कारक कौन है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बताना है कि कौन सा फैक्टर है अफेक्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। आइए देखते हैं जल्दी से। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ठीक है। मध्यस्थों का अंत, एंड ऑफ मिडल मैन, ठीक है। खेतों का उपविभाजन व विखंडन रोकना, प्रिवेंटिंग सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, ठीक है। उन्नत किस्म के बीज, नहीं ये तो टेक्निकल पॉइंट है, मतलब ये प्रौद्योगिकी से संबंधित है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो ये नहीं होगा। 1 एंड 2 एंड 3 सी। शून्य बजट प्राकृतिक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है शून्य बजट, होता क्या है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसमें ना किसी भी तरीके का केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं, ध्यान में रखिए, ठीक है। क्या है, it is a set of agriculture method that involve zero credit for farming and use only chemical fertilizer, नहीं मतलब यहाँ पे रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता, ये गलत है। भारत में सर्वप्रथम कर्नाटक में यह कृषि आंदोलन के रूप में विकसित हुई। इन इंडिया इट फर्स्ट डेवलप्ड एज एन एग्रीकल्चर मूवमेंट इन कर्नाटका, ठीक है, सही बात है। सेकंड, 1991 में आर्थिक सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से परिवर्तन आए, आइए देखते हैं। लाइसेंस इंस्पेक्टर राज युग का अंत हो गया, बिल्कुल 1991 में कुछ सेक्टर को छोड़ के, जैसे परमाणु ऊर्जा इत्यादि, इन सेक्टरों को छोड़ के बाकी सब में क्या किया गया, लाइसेंस हटा दिए गए, तो ये बात सही है। बंद अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से खुली, द क्लोज्ड इकोनॉमी बिकेम रिलेटिवली, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे जैसे हम FII FDI इन सब चीज़ों को हम छोड़ दें, महालनोबिस मॉडल पर आधारित तंत्र, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसके हिसाब से द इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन महालनोबिस मॉडल वॉज डिस्प्लेस्ड, उसको हटाया गया, ठीक है। फिर क्या था, आर्थिक सुधारों के अंग के रूप में निष्कासन नीति, निष्कासन नीति का मतलब समझते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकार अपनी कंपनी को बेच देती है प्राइवेट को, तो बिल्कुल ये भी किया गया, ठीक है, ठीक है। एक जीवी जीवी रामकृष्ण एक समिति है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1996 में आई थी, 1996 में आई थी, वो डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थी, ठीक है। डिस डिसइन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड थी, ठीक है, ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 एंड 4 सभी हो गए। एलपीजी की बात वहां पे की जा रही है। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग स्वरूप केंद्रीकृत है, नहीं केंद्रीकृत नहीं है। देखिए, एक होता है टॉप टॉप टू बॉटम, बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम की जब बात करते हैं तो वो होता है, वो था योजना आयोग। कौन सा, योजना आयोग, मतलब प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। जब बात करते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच, बॉटम टू टॉप अप्रोच की, तो ये किससे रिलेटेड है, ये है नीति आयोग, मतलब इसमें
स्टेट की भी अपनी भागीदारी होती है, स्टेट के भी जो सीएम है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर यूटी है तो उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये वाली बात गलत है। नीति आयोग में योजनाओं के केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहभागिता होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, नीति आयोग की बात करें तो इसका गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, ये एक थिंक टैंक है, ध्यान में रखिएगा। ये किस बात को बताता है? ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बिहेवियर को भी दिखाता है, जिसको आप ध्यान में रखें। हु बिकेम्स द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन हुए थे 15th वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के? जल्दी बताइए इसके बारे में। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, सीपी रामाकृष्णन, सर राधाकृष्णन। बात करते हैं 94वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? तो वो तो था गोगा बिल। गोगा बिल। 95वां कौन सा था और 96वां कौन सा था? कमेंट करके बताइए। इसमें से 96वां राजस्थान से रिलेटेड है, तो आप कमेंट करके बताएंगे उसको। ठीक है। हु वन द मेन सिंगल टाइटल एट यूएस ओपन 2025? कार्लोस अल्कराज। इन सितंबर 2025 हु वाज अवार्डेड द दादा साहब फाल्के अवार्ड? मोहनलाल, साउथ के एक्टर हैं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मोहनलाल। विच कंट्री अपॉइंट द वर्ल्ड फर्स्ट एआई मिनिस्टर नेम्ड डायला इन सितंबर 2020? अल्बानिया ने किया है। इसरो लॉन्च इट्स 100th मिशन। कौन? ये जनवरी में 25 में ही किया गया था। किससे किया गया था? पी सॉरी GSLV F-15 से किया गया था। किसका किया गया था? NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट था, इसको लॉन्च किया गया था। अंडर विच थीम वाज द यूनियन बजट प्रेजेंट? सबका विकास। व्हेन वाज वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड? 4 फरवरी। और इसका जो थीम है वो क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। हु टॉप द मेडल टैली एट द 38th नेशनल गेम? किसने किया था? सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड ने किया था, सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने किया था। और ये कहाँ किया गया था? ये उत्तराखंड में हुआ था इसका आयोजन। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP? किसको किया गया था? प्रवीण रंजन, प्रवीण कुमार को, प्रवीण कुमार को, प्रवीण कुमार को। फिर क्या है? अकॉर्डिंग टू द हैप्पी सिटी इंडेक्स विच इज द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटी? कौन सी है? कोपहेगन है, कोपहेगन है। उसके साथ ये भी याद रखिए कि मुंबई का एशिया में पहला स्थान है, मुंबई का एशिया में पहला स्थान है। ठीक है, दिल्ली को भी हाईएस्ट रैंक मिला है। विच स्टेट लॉन्च द निश्चय स्वयं सहायता भट्ट योजना? बिहार ने। When was the 10th आयुर्वेद डे सेलिब्रेटेड इन 2025? कब किया जाता है? 21, 22, 23। तो 10वां आयुर्वेद सम्मेलन कब किया गया था, ये आपको बताना है। और ये है इसका जो थीम है वो देख लिए, आयुर्वेद, आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लानेट। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये है कौन सा? आयुर्वेद जन के लिए और पृथ्वी के कल्याण के लिए। ठीक है, तो बताना है आपको कि आयुर्वेद डे सेलिब्रेटेड कब किया जाता है? 21 को नहीं, 22 को नहीं, 23 को किया जाता है। ठीक है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF? प्रवीर रंजन। विच कंट्री वन द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर? तो ये था भारत। भारत, भारत ने जीता था, और लेकिन हराया किसको था? हराया किसको था? भारत ने तो जीता था लेकिन हराया था, उप विजेता थे इसमें चीन, चीन। विच वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा इन 2000, नवंबर 2020? तो ये थे विक्रमनाथ। 19th edition of सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। कौन सा था? 19 था। कहाँ पे किया गया था? पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, उत्तराखंड। ठीक है, आगे चलते हैं। विच कंट्री वन द डेविस कप 2025? डेविस कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? इटली।
इटली। ठीक है। किसने जीता? इटली ने जीता। स्पेन उप विजेता था। विच कंट्री विल लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड कैपेबल ऑफ विथ स्टैंडिंग न्यूक्लियर अटैक बाय 2028? चीन कर रहा है, जहां पे 300 के आसपास लोग आराम से रह सकते हैं 4 महीने तक, 4 मंथ्स तक, 4 मंथ्स तक, बिना किसी सप्लाई के। एट प्रेजेंट अ मदर्स एज इन 3 टाइम्स, अच्छा अब मैथ और रीजनिंग आ चुका है, देखते हैं। एट प्रेजेंट अ मदर्स एज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हर डॉटर्स, मतलब मदर्स की एज जो है वो 3x है और डॉटर की x। आफ्टर 4 ईयर द मदर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर डॉटर। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, इसको ऐसे करते हैं, 1 मिनट। मदर की, डॉटर की x है और मदर की y है। यहाँ पे रिलेशन बता देते हैं, ठीक है, रिलेशन बता देंगे दोनों के बीच का। रिलेशन क्या है? डॉटर x का मतलब डॉटर की जो एज है वो मदर की क्या है, हाफ है। तो आपको ऐसे समझना है कि जो ये x है, x बराबर क्या हो जाएगा, y/2। तो यहाँ पे कर लीजिए 2x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 3 है ना, हाँ 3x इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे बता रहा है कि 3x, ये दो टाइप से मैं बताऊंगा, ये एक फार्मूला बेस है और यहाँ पे एक ऑप्शन वाला भी है। तो पहले यही वाला देख रहे हैं हम, ठीक है, y और x। उसके बाद जब हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा फिर दो, क्या है, 4 साल बाद, मतलब 4 ईयर लेटर क्या हो जाएगा, y+4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कितना हो जाता है, 4 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु की 2 गुनी हो जाती है। मतलब जो बेटी की आयु है वो x+2 है, ठीक है, x+2 है। तो x+2 की क्या हो जाती है, वो 2 गुनी रह जाती है, ठीक है, 2 गुनी हो जाती है। अब इसी को सॉल्व करना है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई, इसी की जगह प्लेस कर देते हैं। 3x+4 इज इक्वल टू 2x+2। फिर फर्दर सॉल्व करते हैं, 2x, 2x3, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 आ गया, मतलब डॉटर 4 ईयर की है, तो मॉम 12 ईयर। फिर 4 साल बाद 4 ईयर, ये तो आ गया डॉटर की एज। फिर 4 साल बाद क्या होता है, ये 8 की हो जाती है और ये 16 की हो जाती है। 3 टाइम्स है ना, तो हाँ ठीक है, 16 की हो जाती है, तो ठीक है, डी वाला सही है हमारा। अब ऑप्शन पे देख लें तो सीधे सीधे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देख लें 18 है। जैसे अब ए को ही देख लें, मतलब ये दूसरा टाइप है। यहाँ पे क्या है, 18 ले लिए, 18 का 3 टाइम्स कितना हो गया, 54 हो गया। फिर इसमें 4 ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 22 हो गया। और 22 का ये 2 टाइम्स नहीं होगा क्योंकि 58 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 12 को ये तुरंत 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 सा है, मतलब एकदम रैपिड। तो यहाँ पे हो गया 12। 12 का जब 3 टाइम्स हम करते हैं तो कितना हो जाता है, 36 आ जाता है, 36 आ जाता है। फिर यहाँ पे 4 ऐड करते हैं तो 16, जबकि यहाँ 4 ऐड करते हैं तो 38 आ जाता है, ये भी नहीं होगा। 16 में भी करेंगे, ये भी नहीं होगा। तो ऐसे हम आराम से निकाल लेंगे। आगे चलते हैं। द टू नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 3:5 इफ 10 इज एडेड टू ईच नंबर। दो नंबर थे 3/5 में, मान लीजिए वो ए ले लीजिए, ए 3/5 में, टू ईच नंबर रेशियो बिकम 5:7। अगर 10 उसमें ऐड कर देते हैं, +10 तो क्या हो जाता है, 5/7 हो जाता है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। 21a+70 इज इक्वल टू 25a+50, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 70 ज़रा 20 आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू
4a, तो a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 25। 15 और 25 डी वाला विकल्प सही है। इफ अ सम ऑफ मनी अर्न सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम 3 ईयर, ठीक है, 5% फॉर 3 ईयर, ठीक है, ये परसेंटेज है 3 ईयर के लिए। द इंटरेस्ट अर्न इज 1200, मतलब कि 15% हो गया 1200 के बराबर। व्हाट इज द प्रिंसिपल? तो 1% पहले निकाल लेते हैं, पहले 1% निकाल लेते हैं उसका। अगर 15% उसका क्या है, इंटरेस्ट है, और वो 1200 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 120/15, 80, ठीक है। 1% अगर 80 है तो 100% कितना हो जाएगा, 100% कितना हो जाएगा, 8000, 8000, सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं। बिटवीन 4 PM एंड 10 PM, 4 PM एंड 10 PM, हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक फ्रॉम एन एंगल ऑफ 90? अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, इस घड़ी में, इस घड़ी में, इस घड़ी के कुछ रूल होते हैं, ये कंडीशंस हैं, देखिए कंडीशंस हैं। 24 आवर में 11 टाइम्स ऐसा आता है जब 90 डिग्री, 90 डिग्री बनते हैं, बनते हैं 11 टाइम्स, क्या होता है, 90 डिग्री बनते हैं, ठीक है। तो 6 यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है 6 टाइम, सॉरी 22 टाइम्स बनते हैं। जब 12 आवर की बात आती है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 12 आवर कितने टाइम में हो जाता है, 11, ठीक है, 12 आवर में 11 बार। फिर बात जब करते हैं हम 6 आवर की, यहाँ पे 6 आवर की तो बात हो रही है, 4 to 10 6 आवर की बात हो रही है, तो एक बार 4 बजे के पहले हो जाता है और फिर उसके बाद 4 आ जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तो करीब 6 होना चाहिए था, लेकिन एक 4 बजे से पहले ही बच जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 मिनट, कुछ थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, मैं रूल ही गलत बता दे रहा हूँ आपको। कंडीशंस क्या है, 12 बार में 22 टाइम्स क्या होती है, 90 डिग्री वाला कोण बनता है, ठीक है। और 6 आवर में 11 टाइम्स वाला बनता है, 11 टाइम्स वाला बनता है, ठीक है, 90 डिग्री वाला। लेकिन लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है कि जब 4 बजता है, अच्छा आप देखिए 4 बजेगा तो कितना होगा, ठीक है, 4 बजेगा तो कितना होगा, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो लगभग ये हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 and 2, ठीक है। आप देखिए जब 4 बजता है तो एक बार क्या होता है, 4 के बाद बजेगा, लेकिन फिर जब 10 बजता है, जब 10 बजता है, लास्ट वाला देखिए, इसी से बनाता हूँ, जो समझा रहा हूँ उसको समझिएगा। जब 10 बजता है तो क्या हो जाता है, 10 यहाँ पे है, 10 पे आने से पहले ही एक बार 90 डिग्री यहाँ पे हो चुका, 10 पे आने से पहले ही एक बार 90 डिग्री हो गया, यही एक माइनस हो जाएगा, यही एक माइनस हो जाएगा, बाकी का ये 11 टाइम्स यहाँ पे दिया ही हुआ है, ठीक है, 11 टाइम्स यहाँ पे दिया ही हुआ है, इसीलिए इसीलिए यहाँ पे 11 टाइम्स है, और होना तो ये चाहिए कि हर घंटे में 1 आवर पे, 1 आवर पे 2 टाइम्स हो, कितने हो, 2 टाइम्स हो। लेकिन लेकिन यहाँ पे वही कैप है कि जहाँ पे घंटा पूरा होने से पहले हो जाता है, इसीलिए ये वाला रूल हम लेके चलते हैं, 6 घंटे में 11 बार, ठीक है, 6 घंटे में 11 बार। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x+5, क्या है, 2x+5y इज इक्वल टू 10 इज अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट विच पॉइंट। देखिए जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने की बात आती है, मतलब y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 प्लेस कर दीजिए, 2x+0 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 0। इफ ऑल द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, सारे साइड इक्वल हैं,
सारे साइड इक्वल हैं, एंड वन एंगल इज राइट एंगल, व्हाट इज इट कॉल्ड? वर्ग स्क्वायर. If the third day of a month is Friday, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जो थर्ड डे है वो क्या है? फ्राइडे. ठीक है, सही है. व्हाट विल बी द डेट ऑफ द फोर्थ वेडनेसडे ऑफ द मंथ? इसके बाद की बात हो रही, यहां से फोर्थ वेडनेसडे. पहला तो वेडनेसडे यहाँ होता, लेकिन ये कह रहा है यहाँ के बाद वेडनेसडे. ठीक है, यहाँ के बाद वेडनेसडे. तो जब यहाँ से फोर्थ लेते हैं तो यहाँ पे हम कितना ऐड करेंगे? फोर्थ ऐड करने के लिए यहाँ पे हम कितना ऐड करेंगे? देखिए, यहाँ से पहले हम ऐड करेंगे. फोर्थ वेडनेसडे की बात हो रही है तो पहले में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4. चार वेडनेसडे चौथा ये था, लेकिन इसके बाद, ठीक है, इसके बाद ये चौथे की बात कर रहे हैं. ठीक है, चौथे की बात कर रहे हैं, इसके बाद चौथे की. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये फिफ्थ है, और थर्ड के बाद फोर्थ है. तो यही हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 29. 29th डे जो होगा वही होगा फोर्थ, थर्ड के बाद. विच नंबर इज सिमिलर टू द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर? देखते हैं. 3 6 3 4 8 7 और 7. इस क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो आप करते ही रह जाएंगे. इसमें खाली कॉमन पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट ये है कि ये सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं, और इसमें ना ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ना ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ना ये, खाली यही 3 से डिवाइड हो रहा है, यही नंबर हो जाएगा. Among 5 boy, A is taller than B. A is taller than B, but shorter than C. Shorter than C. नीचे कर लेता हूँ, नहीं तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा. A is taller than B. A is taller than B, but shorter than C. And D is taller than C, but shorter than E. अब पूछ रहा है if they are arranged in increasing order, then of height, who will be in the first position? तो first position तो ये हो जाएगी ना, B. What will be the next number in the following number series? Next number in the following number series क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे है 48, 24, 72, 36 एंड 108. यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है, 2 सीरीज चल रही है. अब देख लेते हैं. जो ये सीरीज चल रही है ये कितना है? 48 से 72. हाँ, तो इसमें हाफ जोड़ा जा रहा है, जितना नंबर है उसका आधा जोड़ दिया जा रहा है. 48 में कितना जोड़ दिया गया? 24 जोड़ दिया गया. 72 में फिर उसका आधा 36 जोड़ दिया गया, 108. 24 में भी हाफ जोड़ा जा रहा है 36, और 36 में फिर आधा जोड़ा जाएगा, मतलब 36 का आधा कितना हो जाएगा? प्लस 18, 54. 54. Deepak says about Pahalwan. The boy who is playing, अच्छा ये नितिन से कहा था. The boy who is playing football in the youngest among my father's wife, daughter, brothers. मतलब जो फुटबॉल खेल रहा लड़का है ये मेरे पिता की पत्नी, मतलब माँ के, मेरे मम्मी के बेटियों में, मतलब मेरी बहनों में सबसे छोटा है, तो मेरा भाई है. When the mirror image is clock was seen, the time was 3:15. What was the actual time? आप समझिए कि ये मिरर है, ये मिरर है. यहाँ पे कुछ टाइम था जो यहाँ पे दिख रहा था, तो यहाँ पे क्या दिख रहा था? ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कितना हो रहा है? 3:15. 3:15 हो रहा है. तो पूछ रहे हैं 3:15 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे
इधर की तरफ बनाना ना, हाँ। 315 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है 315। तो इधर कितना दिखेगा, इधर 315 दिख रहा है, मतलब इधर कितना है कि दिख रहा है उधर 315। तो वो तो मिरर इमेज है। अगर जब आप देखने आएंगे तो आप जब मिरर में देखते हैं तो आपको ठीक अपोजिट दिखता है, तो इधर 845 होगा तभी उधर 315 दिखेगा। A petty shopkeeper buy a ratio for 225. His overhead expense are 15. He sells the radio for 300. What is the profit percentage of shopkeepers? 225 में एक रेडियो खरीदता है 225, ठीक है, बाइंग प्राइस है। उसका ऊपरी खर्च 15 रुपीज, मतलब प्लस 15 इज इक्वल टू 240। वो रेडियो 300 में बेच देता है, मतलब 300 माइनस 240 अपॉन में 240 कितना परसेंटेज हुआ यही पता चल जाएगा। 60 अपॉन में 240 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। 25%। धारवाड़ क्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग धारवाड़ सिस्टम। क्या है ये? एक प्रकार का परतदार चट्टान है। इट इज द टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक, बिल्कुल है। इसमें ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में, कर्नाटक, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी, ठीक है, ये रिलेटेड है वहां से, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी है थोड़ा बहुत। इस प्रकार का परतदार चट्टान है। तो परतदार चट्टान है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं नहीं, इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं, बिल्कुल। जो पुराना है उसमें क्या है, उसमें आपको मिनरल्स रिजर्व बहुत मिलते हैं, तो 1 एंड 3 विल बी करेक्ट हियर। पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माउंटेन्स पीक फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? सबसे सबसे ईस्ट में होगा कंचनजंगा, 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 कंचनजंगा। एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, अगर यहीं पे नामचा बरवा होता तो वो होता, उसके बाद कंचनजंगा ही है। एवरेस्ट होगा उसके बाद, ठीक है। एवरेस्ट, एवरेस्ट, एवरेस्ट देख लीजिए, यहाँ पे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और यहाँ पे धौलागिरी आ गया है, ये भी गलत हो गया। तो यही वाला हमारा सही हो जाएगा, अन्नपूर्णा धौलागिरी। आइए एक मैप में देख लेते हैं। मैप में देखिए, जहां जहां पे आपको मैं पॉइंट करता जाऊंगा आप देखिए। सबसे ईस्ट में है नामचा बरवा, कौन सा है? नामचा बरवा। फिर कौन सा है? कंचनजुंगा, जो मेन मेन है। फिर कौन सा है? मकालू। फिर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। फिर कौन सा है? अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा। फिर कौन सा है? धौलागिरी। फिर कौन सा है? गुरला मंदाता। फिर कौन सा है? नंदा देवी। फिर कौन सा है? कामेत। फिर कौन सा है? नंगा पर्वत। फिर कौन सा है? राकापोशी। ठीक है, ये था। और नहीं, कामेत के बाद केटू है, फिर नंगा पर्वत, फिर क्या है? राकापोशी, ठीक है। ये इसका क्रम है। आइए अब देख लेते हैं आगे। यहाँ पे शिखरों की सूची क्या क्या है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कितना? 8848 मीटर। कंचनजुंगा कितना है? 8598। मकालू की बात करें कितना है? 8481। धौलागिरी की बात करें तो नेपाल से रिलेटेड है, 8172। नंगा पर्वत की बात करें तो 8126। अन्नपूर्णा की बात करें तो 8078। नंदा देवी की बात करें तो 7817। कामेट की बात करें तो 7756। नामचा बरवा की बात करें तो 7756। गुरला मंदाता या गुरसा मंदाता जब कहते हैं तो नेपाल वाला पर्वत, इसकी ऊंचाई कितनी? 7728, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या है। सोन नदी के संबंध में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोन रिवर। क्या है? इसकी प्रमुख सहायक नदी बनास, रिहिंद, जोहिला और कन्हर, बिल्कुल है, ठीक है। जोहिला, कन्नर, बनास, रिहिंद है। इस नदी की कुल लंबाई 794 नहीं 784 है, 784 है। कहां से निकलती है? अमरकंटक से। सबसे ज्यादा, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। कहां से? एमपी, यूपी, बिहार एंड झारखंड, यहां से होके गुजरती है, ठीक है। कौन सी, किसकी सहायक नदी है? गंगा की, गंगा की। कहां पे मिलती है? पटना के पास, पटना के पास मिलती है, ठीक है, पटना के पास।
थोड़ा पहले ही मिल जाती है। गंगा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, दूरी तय करती है बिहार में, 99 किलोमीटर। कहाँ पे? पटना में। ठीक है, आगे आते हैं। अभी सारी संचलन से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज द मीन ऑफ कन्वर्जेंट मूवमेंट? कन्वर्जेंट का मतलब होता है एक प्लेट ऊपर जा रही हो तो दूसरी प्लेट नीचे आ रही हो, इसी को कन्वर्जेंट मूवमेंट कहते हैं, मतलब अपोजिट मूवमेंट। यहाँ दिया है दो प्लेट एक दूसरे की विपरीत दिशा में गमन कर रही हो, बिल्कुल, टू प्लेट्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। आइए एक फिगर से समझ लेते हैं। फिगर क्या कह रहा है? फिगर कह रहा है कि डाइवर्जेंट मूवमेंट कब होता है? जब एक दूसरे से दूर जा रही हो। क्या हो रही है? एक दूसरे से दूर जा रही हो। कन्वर्जेंट क्या होता है? जब एक दूसरे के विपरीत, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर आ रही है प्लेट, ठीक है, ऊपर आ रही है। ट्रांसफॉर्म क्या होती है? जब एक दूसरे पैरेलली एक दूसरे के अपोजिट जा रही हो, ठीक है। अब क्या है? मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड बिलो, गिवन बिलो। आइए देखते हैं कोड क्या दिया हुआ है। रियांग, राभा, कुकी और टोटो। टोटो की बात करें तो टोटो कहां से संबंधित है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मतलब टू। कुकी 4। कुकी 4 से रिलेटेड है, ठीक है। कुकी 4 से रिलेटेड है, लेकिन टोटो, टोटो के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। टोटो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड नहीं है। ये रिलेटेड है, अच्छा वेस्ट बंगाल से ही है, वेस्ट बंगाल से ही है, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, ठीक है। 4-2। फिर बात करते हैं राभा की। तो राभा किससे रिलेटेड है? असम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? असम से, मतलब 1। और रियांग किससे रिलेटेड है? तो एक ही बच रहा है, त्रिपुरा, 3। 3-1-4-2 दिया हुआ है। 3-1-4-2 ये दिया हुआ है बी। राज्यों और उनमें पाई जाने वाली जनजातियां, आइए देख लेते हैं एक बार जल्दी से। मध्य प्रदेश में गोंड, भील, बैगा, कोरकू, भरिया। झारखंड में संथाल, मुंडा, उरांव, ओ, भिरहोर और खरिया। छत्तीसगढ़ में गोंड, हल्बा, कमार, अगरिया, भैना। राजस्थान में मीना, भील, सहरिया, गगरिया, गरसिया, कथोड़ी। महाराष्ट्र में भील, गोंड, वर्ली, कोली, खोकना, खाठोड़ी। असम में बोरो, कार्बी, दिमासा, खासी, गोरो, राभा। मेघालय में खासी, गारो, जयंतिया, मिकिर। मणिपुर में कुकी, नागा, आगामी, तांगखुल और मैतेई। नागालैंड में नागा, आगामी, सेमा, कोन्याक, लोथा, कुकी, आओ। तमिलनाडु में टोडा, कोटा, इरुलर, कुरुम्बा, मुथुवन। केरल में इरुलर, कनिकरन, मुथुवन, पनियान और कट्टुनायकन। उत्तराखंड में थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, राजी। पश्चिम बंगाल में संथाल, मुंडा, उरांव, भूमि, हो, लोधा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सम्मित वलन के अंतर्गत आता है? कौन सा पर्वत सम्मित वलन के अंतर्गत आता है? देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स फॉल अंडर सिमेट्रिकल फोल्ड? पेरेनिच पर्वत, कलानिच, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और जूरा पर्वत, ठीक है। तो जब पूछता है यहाँ पे कि सम्मित वलन, सम्मित वलन होता क्या है, सम्मित वलन होता क्या है? देखिए, जब वलन की बात आती है तो वलन का मतलब होता है ऊपर उठना। क्या होता है वलन का मतलब? वलन का मतलब होता है कि ऊपर उठना। जब ऊपर उठने की बात आती है तो यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। क्या है वो? कि जैसे कि नीचे से ना एक फोर्स लगता है, ठीक है, नीचे से एक फोर्स लगता है, कहाँ पे? ऊपर की तरफ, जिससे क्या होती है, जैसे कि अगर आप देखेंगे वलित पर्वत कौन सा है? हिमालय भी वलित पर्वत है। कौन सा? हिमालय। हिमालय एक वलित पर्वत है। तो वो क्या हुआ, नीचे से फोर्स लगा, जिसकी वजह से क्या हुई, दो जगह से जब ये फोर्स लगने लग गया आपस में, ये मतलब जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे की तरफ आने लग गई, तो क्या हुआ, बीच के जो गाद थे या बीच के जो मतलब सब्सटेंस थे वो क्या ऊपर की तरफ गति करने लग गए। और ऐसे ही फिर क्या होता है, ऐसे ही फिर पहाड़ बनने लग जाता है, ठीक है, मतलब पहाड़ बनने लग जाता है। तो वलन का मतलब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब सम्मति वलन का मतलब क्या होता है? सम्मति वलन का मतलब ये होता है कि दो जगह में एक ऊपर उठ जाए, ठीक है, दो जगह में, मतलब दो ऊंची ऊंची, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दी। मान लीजिए कि ये कोई जमीन थी। अब इसमें क्या हो कि ये वाला पार्ट ऊपर उठ जाए,
सम्मति वलन, ठीक है, सम्मति वलन। और ये दोनों नीचे की तरफ आ गए और वो ऊपर की तरफ आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो ऊपर की तरफ क्या कर जाए, गति कर जाए, ऊपर की तरफ गति कर जाए। इसी के बारे में कहते हैं कि सम्मति वलन, ठीक है, सम्मति वलन। आइए देखते हैं अब क्या क्वेश्चन सम्मति वलन के अंतर्गत आता है। पेरेनिस पर्वत, काला चीता, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या जूरा पर्वत। तो ये आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी, कहाँ की गई थी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की? रेणुकूट, मेट्टूर, हीराकुंड, सब जगह की गई थी। देखिए यहाँ पे कुछ ये दिया हुआ है, इसके बारे में देख लेते हैं। जब रेणुकूट की बात होगी तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। हिंडाल्को किसके ये किसके उससे किया गया, ये कहाँ पे किया गया है? Record हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को, इट बेनिफिट फ्रॉम द पावर सप्लाई टू द रिहिन डैम, रिहिन डैम, ठीक है, रिहिन डैम के लिए। फिर अगर मेट्टूर की बात करें तो ये कहाँ है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। एल्यूमिनियम कंपनी माल्को, ठीक है, माल्को। फिर अगर बात करें हीराकुंड, तो हीराकुंड कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है। तो ये तीनों की क्या थी, लोकेशन थी। आइए आगे चलते हैं। वी आकार की घाटी की बात यहाँ पे हो रही है। वी आकार की घाटी का मतलब क्या है, वी वैली, वी शेप वैली क्या है? देखिए वैली तो वी शेप होती है, यू शेप होती है, आई शेप होती है, वी यू आई, और रिफ्ट वैली होती है। कौन सी, रिफ्ट वैली होती है। ये तीन चार टाइप की क्या होती हैं, वैलीज होती हैं, ठीक है। चार टाइप की प्राइमरली वैलीज होती हैं, ठीक है। कभी कभी आई को वी में काउंट कर लेते हैं, लेकिन आई और वी दोनों अलग अलग हैं। नदियां जब स्टार्ट होती हैं, निकलती हैं, तो यू और वी आकार, वी और आई आकार की ही क्या बनाती हैं, घाटी बनाती हैं, वी शेप या आई शेप। बाद में वो यू आकार की बनाने लग जाती हैं, यू शेप की। और कहीं कहीं क्या होता है, जहाँ पे समतल भूमि होती है वहाँ रिफ्ट वैली बनती है। कौन सी भूमि, रिफ्ट वैली। कौन सी वैली, रिफ्ट वैली बनती है, ठीक है, ब्रंस घाटी। अब इसके बारे में देखते हैं। वी शेप वैली की बात हो रही है, इसका निर्माण नदी की प्रारंभिक अवस्था में होता है, बिल्कुल होता है। मतलब इट फॉर्म द इनिशियल स्टेज ऑफ अ रिवर। का घाटी के किनारे तीव्र ढाल होते हैं और निचला भाग चौड़ा होता है। द वैली हैज स्टिप स्लोप्स एंड वाइड बॉटम। कह रहा है कि ऊपर का जो भाग है वो पतला होता है और नीचे, क्या वी आकार की घाटी ऐसी होती है? नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये क्या है, ये गलत है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड वाला गलत, फर्स्ट वाला सही। अच्छा एक बात और, अभी मैंने एक चीज यहाँ पे, मैंने इसका बता दिया आपको, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नहीं, इसका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नहीं है, इसका जूरा पर्वत है। कौन सा, जूरा माउंटेन, जूरा माउंटेन, ठीक है, वो गलती से निकल गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एस तरंग की बात हो रही है, एस वेव की बात हो रही है। एस वेव क्या होती है, दीज वेव ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मीडियम। नहीं, ये केवल केवल सॉलिड में चलती है। कहाँ कहाँ चलती है, सॉलिड में चलती है, ठीक है, ये गलत है। ये अनुदैर्ध्य तरंग है, मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ट्रांसवर्स है। क्या है, ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ है, ट्रांसवर्स है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। तो बोथ वन एंड मतलब कोई नहीं सही है, नन ऑफ द अबव। एक छोटा सा यहाँ पे फिगर है जिसको देख लीजिए आप। जब वेव टाइप और फुल नेम, वेव मोशन और ट्रेवल मीडियम बता रहे हैं। पी कैसी है, प्राइमरली है, लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, अनुदैर्ध्य है, सॉलिड लिक्विड गैस सब में चलती है। एस वेव कैसी है, सेकेंडरी है, ट्रांसवर्स है, मतलब अनुप्रस्थ है, जो कि सॉलिड है केवल। एल वेव की बात करें, इसे लव वेव कहते हैं, हॉरिजॉन्टल चलती है, ठीक है, मतलब इस तरीके से चलती है, सरफेस वेव, ठीक है। आर वेव हॉरिजॉन्टली ही चलती है, वर्टिकली नहीं। रिले वेव क्या है, ये रोलिंग है, रोलिंग है, मतलब कि जब आप इसको 3D में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो पूरी तरीके से ऐसे घुमाते हुए ऊपर की तरफ ऐसे चलती रहती है। तो ये क्या है, आर वेव है, ठीक है, ये केवल सरफेस पे चलती है। ये दोनों सरफेस में है, ये सॉलिड में चलती है, और ये तीनों में मीडियम में, ठीक है। फिर क्या है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कौन कहलाता है? ये कहलाते हैं कैलाश सांखला, ठीक है। सलीम अली को क्या कहते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये चिपको मूवमेंट से रिलेटेड थे, सुंदर लाल बगुड़ा जी। निम्नलिखित में से किस परियोजना को इंदिरा गांधी बांध परियोजना से संबंधित किया गया है?
पोलावरम, पराम्बिकुलम, पोचमपाद और पंचेश्वर। पंचेश्वर की बात अगर करें तो ये नेपाल से रिलेटेड है। कहाँ से? नेपाल से रिलेटेड है। महाकाली, महाकाली रिवर पे बनाया गया है। कौन सा? पंचेश्वर। ठीक है, पंचेश्वर की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? पंचेश्वर की। फिर आगे की बात कर लेते हैं। अगर हम जब इसके बारे में बात करेंगे, पोचमपाद, तो ये केरल से रिलेटेड है। ठीक है, केरल से रिलेटेड है। पराम्बीकुलम और पोलावरम, पोलावरम से रिलेटेड कौन सा है? यही इंदिरा गांधी साथ मतलब यही जो इंदिरा सागर बांध है, इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये डी है, डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। और बाकी का पोचमपाद ये केरल से रिलेटेड है, पराम्बीकुलम और पोलावरम, तो पोलावरम यहाँ हो गया। ठीक है, आप ये बताइए कि ये जो पराम्बीकुलम है ये कौन से रिवर पे है? कौन से रिवर पे है? कमेंट करके बताइए। अब लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है। आइए देखते हैं कैसे मैच होता है ये। नेलांग घाटी उत्तराखंड, मरखा घाटी, यूथांग घाटी और दूंग घाटी। मरखा घाटी कहाँ से रिलेटेड है? लद्दाख से। नेलांग घाटी उत्तराखंड से। यूथांग घाटी हिमाचल प्रदेश से। दून घाटी, यूथांग नेलांग तो देख लेते हैं अभी। मरखा तो पक्का किससे रिलेटेड है? बी का वन हो जाएगा, लद्दाख से है। बी का वन हो जाएगा। और नेलांग घाटी, नेलांग घाटी उत्तराखंड से रिलेटेड है। ठीक है, यूथांग घाटी किससे रिलेटेड है? यूथांग घाटी सिक्किम से रिलेटेड है। यूथांग घाटी सिक्किम से रिलेटेड है। ठीक है, यूथांग घाटी सिक्किम से रिलेटेड है। हो गया। फिर दून घाटी बचता है, तो दून घाटी हिमाचल प्रदेश से। बिल्कुल, दून घाटी हिमाचल प्रदेश से। हो गया। 3-1, 3-1-4-2 बी वाला। लंबाई के अनुसार नदियों को उनके क्रम में, गोदावरी की बात करें कितना है? 1465। नर्मदा की बात करें कितना है? 1312। महानदी की बात करें तो 700, 851। ताप्ती की बात करें तो 729। अब देख लीजिए आप कौन सा क्रम है। अवरोही क्रम में, तो यही डी वाला हो गया हमारा। नहीं, गोदावरी के बाद हाँ नर्मदा के बाद महानदी, फिर कौन सी है? ताप्ती। ठीक है, आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है? उड़द और कुल्थी क्रॉप्स फॉल अंडर द रवि क्रॉप्स। नहीं, उड़द क्या है? या तो जायद में आती है तो खरीफ में आती है। गलत है। तंबाकू लोबिया फसलें जायद फसल के अंतर्गत आती हैं। टोबैको लोबिया क्रॉप्स फॉल अंडर द जायद क्रॉप्स। देखिए, पहले तो बात आप ये जान लीजिए, कहीं कहीं उड़द को क्या कहते हैं? जायद में भी लेके आते हैं। कहाँ लेके आते हैं? जायद में भी लेके आते हैं। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो कुल्थी है इसको भी दोनों में लेके आते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए इसको ग्रास, इसको ग्रीन हार्म कहते हैं। ठीक है, ग्रीन ग्राम कहते हैं इसको, तो ग्रास हार्म कहते हैं इसको। तो एक तरीके से उड़द की बात अगर यहाँ पे कर लें, उड़द तो ये वाली ये तो गलत हो गया। अब इसमें सही पूछ रहा है, तंबाकू और लोबिया फसलें जायद की फसल में आती हैं? बिल्कुल नहीं, ये खरीफ में आती हैं। किस में आती हैं? खरीफ में आती हैं। तो जायद में ये भी नहीं आती हैं। तो यहाँ तो दोनों गलत हो गए। ठीक है, दोनों गलत हो गए। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द, गुरुत्वीकरण के बारे में बताना है। गुरुत्वीकरण का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, मतलब मिनिमम होता है। कहाँ पे? इक्वेटर पे। सही है, सही बात है, तो ये गलत होगा नहीं। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट द पोल। बिल्कुल, ये वाली बात भी सही है, तो ये भी नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून इज अबाउट 0.16 टाइम, मतलब 1/6। ये भी सही है, लास्ट वाला हो जाएगा। यहाँ पे जी की वैल्यू दी हुई है, ये देख लीजिए। ऊंचाई पर जाने पर घटता है, गहराई पर जाने पर घटता है, ध्रुवों पर बढ़ता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। इफ एन इमेज फॉर्म अ कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट
एंड फॉर्म बिहाइंड द मिरर वेयर इज ऑब्जेक्ट प्लेस। देखिए ये कहाँ पे फोकस और पोल के बीच में, मतलब फोकस और पोल के बीच में रखा होगा तभी होगा। कैसे, आइए देख लेते हैं। जब अगर हम अवतल लेंस मतलब कॉनकेव मिरर की बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पे अगर जब हम, ये क्या है फोकस है और ये क्या है पोल है, फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो जब इसका मिरर इमेज कहाँ बनता है, इसका पीछे बनता है, ठीक है। और वो कैसा होता है, बड़ा होता है, सीधा होता है, ठीक है, एक तरीके से इरेक्ट होता है, ठीक है, इरेक्ट होता है, लार्ज होता है, इनलार्ज, लार्ज भी नहीं, इनलार्ज, इरेक्ट, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं सारे कंडीशंस को यहाँ पे। एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, फोकस पे अगर रखा रहेगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। अगर इन्फिनिटी पे रखा होगा तो फोकस पे इमेज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, हाईली डिमिस छोटा बनेगा, एकदम पॉइंटेड, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर रहेगा तो क्या कहाँ पे बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ बनेगा पोजीशन, रियल और इन्वर्टेड होगा और डिमनिश छोटा होगा। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रखा जाएगा तो सेंटर पे बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, सेम साइज में बनेगा। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे रखा जाएगा तो कहाँ पे, बियॉन्ड सी बनेगा, और रियल और इन्वर्टेड बनेगा, इन लार्ज मतलब बड़ा बड़ा बनेगा। फोकस पे रखा जाएगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, हाईली इनलार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा। जब हम बात करते हैं बिटवीन फोकस एंड पोल, यही वाली कंडीशन थी, बिहाइंड द मिरर उसके पीछे बनेगा, और वर्चुअल इरेक्ट होगा और इनलार्ज होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की बात अगर करें तो इसमें दो ही कंडीशंस है, एट इन्फिनिटी पे जब रखा होगा तो फोकस पे बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है, और वर्चुअल इरेक्ट होगा और हाईली डिमिनिस्ड होगा। एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस, और किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर रखा है तो उसकी जो उसका जो इमेज बनेगा वो पोल और फोकस के बीच में बनेगा, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, और वर्चुअल और इरेक्ट होगा और डिमिनिस्ड छोटा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सीजियम ऑक्साइड इज कोटेड ऑन द कैथोड ऑफ अ फोटोइलेक्ट्रिक सेल बिकॉज ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन के इन उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, हाईली सेंसिटिव टू लाइट, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन इमिशन, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन इमिशन को बढ़ाने के लिए ही इसका यूज करते हैं। इंडियाज फर्स्ट एक्सरे पोलरोमीटर, जो पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट था, उसको किससे लॉन्च किया गया था, पीएसएलवी C58 से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में बात करनी है। इसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है, ठीक है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ही किया जाता है। इट इट्स ड्यूरेशन इज फॉर्म 2023, मतलब 2023-24 से लेके 2030 टू 31 तक है। बिल्कुल सही बात है, ऑल आर करेक्ट। क्या बताना है इसमें, नहीं ना, कोई नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड इन 5G, तो मैसिव मल्टी मीमो भी यूज करते हैं, नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस भी नोमा भी यूज करते हैं, मीमो नोमा और मिलीमीटर वेव भी यूज करते हैं, मोबाइल एज कंप्यूटिंग भी यूज करते हैं, तो ये सारे यूज करते हैं, ठीक है, सारे यूज करते हैं। स्लाइस कटिंग भी यूज करते हैं, स्लाइस नेटवर्किंग भी यूज करते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेंगू, डेंगू के बारे में, डेंगू एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है, बिल्कुल फैलता है, ठीक है। एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है, बिल्कुल काटता है। डेंगू वैक्सीन टैक 003 हैज रिसीव्ड WHO प्री क्वालिफिकेशन, जो ये टैग 003 है, ये डेंगू टीके को WHO से प्री क्वालिफिकेशन, मतलब इसको क्वालिफाई कर दिया गया है, तो बिल्कुल कर दिया गया है, इसमें कोई क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको भी, ये कर दिया गया है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर, ठीक है। और ये एडिस इजिप्टी मच्छर से ही फैलता है, इसकी भी दो प्रजातियां होती हैं, इसकी भी दो प्रजातियां होती हैं, जैसे एक होता है एडिस इजिप्टी, और एक और होता है एपार्टकस एल्बोपिक्टस, क्या, इजिप्टी, और एक होता है एल्बो पिक्टस, एल्बोपिक्टस, ठीक है, एजिट इजिप्टी और एल्बोपिक्टस, एजिट
एडिस एल्बोपिक्टस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? सिल्क बॉम्बिक्स मोरी सही है। ईरी सिल्क सिमिया रिकनी बिल्कुल सही है। टसर कैपरा एग्रस हाइरस, कैपरा एग्रेगस हिरकस। जब कैपरा, ये तो बकरी का है, किसका है? बकरी का है, जिससे ऊन निकलता है। कौन सा? कश्मीरी ऊन निकलता है, ठीक है। कौन सा ऊन निकलता है? कश्मीरी। तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। और ये क्या है? मूंगा सिल्क किससे निकलता है? एंथेरिया ऑस्मेंसिस। ऑस्मेंसिस बहुत रेयरली पूछा जाएगा, लेकिन जानते रहिए। द नेम्स ऑफ द टू एआई एंकर लॉन्च बाय डीडी किसान चैनल, कौन सा था? क्रिस और भूमि। गार्लिक इज अ गुड सोर्स ऑफ मैग्नीज भी मिलता है, सेलेनियम भी मिलता है और एलिसिन भी मिलता है, सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा नहीं है? पॉजिट्रॉन धन आवेशित, मतलब पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रिनो न्यूट्रल होता है, यही गलत है, बाकी सब सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? देखते हैं। मिर्मिकोलॉजी स्टडी ऑफ आंट, बायोनोमिक्स स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक्स एंड एनवायरमेंट सही है। फ्रेनोलॉजी स्टडी ऑफ ब्रेन सही है, फ्रेनोलॉजी। और पैरासिटोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ मेडिसिन नहीं, पैरासाइट, स्टडी ऑफ पैरासाइट। ब्रांच देख लेते हैं। मेरमेकोलॉजी स्टडी ऑफ आंट, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, और ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, इचियोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस, herpetology study of reptiles and amphibians, archaeology study of spider, malconology study of mollusks, helminthology study of parasite swarm, parasitology study of parasites, bacteriology study of bacteria, virology study of virus, mycology study of fungi, protology study of protozoa, cytology study of cell, histology study of tissue, embryology study of embryos, morphology study of form and structure, taxonomy study classification of organism, paleontolo- uh, paleontology study of fossils, evolutionary biology study of evolution, pharmacology study of drugs and medicine, toxicology study of poison, oncology study of cancer, cardiology study of hearts, neurology study of nervous system, limnology study of fresh water, oceanography study of ocean, meteorology study of weather, climatology study of climate, seismology study of earthquake। और मेडिकल टर्म कुछ हैं, इसको आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ओंक्योलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर इंपॉर्टेंट है, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपीडिक्स आपको पता है, गैस्ट्रो सेंट्रोलॉजी, पल्मोनरो नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी, वैसे आप जानते होंगे नेफ्रॉन से, हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है। इम्यूनोलॉजी पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिसीज, पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिसीज, रेडियोलॉजी सही है। ऑन्थेमेलोलॉजी आइज, ऑफ्थेमेलोलॉजी ये किससे रिलेटेड है? आइस से, ठीक है। ऊरोलॉजी की बात करें तो यूरिनरी सिस्टम से है। और फिर टॉक्सियोलॉजी का मतलब क्या है? टॉक्सिकोलॉजी का मतलब पॉइजन्स की स्टडी करना। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द वेजिटेशन प्रोग्रेशन? देखते हैं कायिक प्रवर्धन के बारे में, वेजिटेशन प्रोग्रेशन के बारे में। इट अकर्स थ्रू स्टेम रूट एंड लीव्स, बिल्कुल सही बात है। इट इज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नहीं, असेक्सुअल है, सेक्सुअल नहीं है। पोटैटो इज एन एग्जाम्पल, बिल्कुल है। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, मनी प्लांट, रोज, ढेर सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, बिल्कुल हो सकता है। लीफ से भी होता है, पता होगा आपको, लीफ से भी होता है, इस बात को ध्यान में रखें आप। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम, ठीक है, यही करता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोफर्टिलाइजर। राइजोबियम हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, बिल्कुल सही है।
सीडोमोनास हेल्प्स इन फास्फोरस स्टेबलाइजेशन, बिल्कुल सही है। अल्फा अल्फा इज बायोफर्टिलाइजर, ऑल आर करेक्ट। Consider the vitamins is related to red blood cell formation, nervous system and functions and DNA system. इसके लिए कोबालमीन यूज होता है, कोबाल्ट। तो किससे रिलेटेड है? B12 से, कोबाल्ट। Which of the following pair is not correctly match? Facial, cranium, hyoid और फोरलिम्स। अब देखिए इसको मैं कैसे आपको कराता हूं, आइए देख लेते हैं। जल्दी से देखिए आप इसको, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा गलत है। जब स्कल की बात करते हैं तो स्कल में कौन कितनी हड्डियां होती हैं? 8 होती हैं टोटल। कितनी होती हैं? 8। कौन कौन सी? फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथोमाइड, स्फेनाइड। ठीक है। जब फेशियल बोन्स की बात करते हैं तो नोजल, ठीक है, नजल, मैक्सिला, जैम, फिर पैलेटिन, जो कि सब दो दो हैं। ठीक है, ये सारे दो दो हैं और ये टोटल 8 है। ये दो टोटल 8 है। आगे आते हैं। फिर लैक्रिमल, इंफीरियर, नॉसल, कंका और वोमर और मैंडिबल, टोटल 14 होती हैं, ये थे। ठीक है। कान की हड्डियों की बात करें तो 6 होती हैं, दो दो। मालियस, इंकस, स्टेपीज। ठीक है, मॉलियस, इंकस और स्टेपीज। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। आगे देखते हैं। अब होइड की बोन्स की बात करें तो ये एक ही होता है, तो वहां एक वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। रीढ़ की हड्डी अगर वर्टिबल कॉलम की बात करें तो ये टोटल 24 है। कितने हैं? 24 है। सैक्रम, कॉक्सिक्स और पसली, ठीक है, 24 होती है। अब जो स्टर्नम है वो कितनी है? एक है। कंधे और बेल्ट का शोल्डर गिrdle जो है, जैसे क्लेविकल 2, स्कैपुला 2, ठीक है, स्कैपुला 2। ठीक है। अब ऊपरी अंग जैसे अपर लिम्स की बात करते हैं, ये ऊपर हाथ की बात कर रहे हैं, ऊपरी बाहु 2, कोहनी 2, ठीक है, अल्ना इसको कहते हैं, रेडियस 2, कार्पल 16, हथेली में मेटाकार्पल में 10, और फेलेंजीज कितनी होती हैं? 28 होती हैं, 28 होती हैं, 14 14 हर हाथ में। ठीक है। उसके बाद पेल्विक बेल्ट की बात करते हैं तो जो हिप बोन्स है वो कितनी है? वो 2 है। निचले अंग की, अब लोअर लिम्स की बात करेंगे। फीमर 2, घुटने की हड्डी पेटेला 2, टिबिया 2, फेबुला 2, टार्सल कितना हो गया? 14, मेटाटार्सल 10 और पैर की उंगली 28। अब यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कौन सा गलत था हमारा? हमारा जो ये 62 दिया हुआ है, 4 लिम्स, यही गलत है। ठीक है, यही क्या है? गलत है। आप इसको ध्यान में रखिएगा कि यही वाला गलत है, बाकी और सब सारे सही है। ये टोटल 60 ही होता है, 62 नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हीमोग्लोबिन इज नॉट करेक्ट? ये अम्लीय होता है, नहीं क्षारी होता है। 7.35 से 7.45 के बीच में होता है पीएच मान इसका। गलत है। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, यह फेफड़ों से ऊतक तक ऑक्सीजन ले जाता है। ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, हाँ बिल्कुल सही है। मिथ है हीमोग्लोबिन अफेक्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही बात है, करता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क के बारे में कौन सा इसमें सही है? आइए देखते हैं। सेरिब्रम अनैच्छिक क्रिया नहीं, वॉलेंटरली जो एक्टिविटी होती है। वॉलेंटरी एक्टिविटी इससे रिलेटेड होता है, वॉलेंटरी एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो ये किससे? इनवॉलेंटरी एक्टिविटी से नहीं रिलेटेड है। ठीक है, इनवॉलेंटरी एक्टिविटी से नहीं रिलेटेड है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। गलत हो गया। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, बिल्कुल मेरुरज्ज द्वारा ही किया जाता है। सेकंड विल बी करेक्ट हियर। हु रिसीव्ड द चंद्रदेव नारायण अवार्ड? शिव शंकरी, तमिल पोएट हैं। हाउ मेनी इंडिविजुअल आर अवार्डेड बाय पद्म भूषण? 7, 2025 में। शारदा सिन्हा, कला संगीत पद्म भूषण, ये बिहार की कुछ लोग हैं जिनको क्या मिला है? पद्म पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, शारदा सिन्हा, इनको संगीत कला आर्ट में मिला है पद्म विभूषण। सुशील कुमार मोदी को मिला है
सार्वजनिक सेवा के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण। आचार्य किशोर कुणाल और हेमंत कुमार, निर्मला देवी, भीम सिंह और विजय नित्यांत सुरेश जी महाराज को पद्मश्री मिला है। इसमें से हेमंत जी को चिकित्सा में मिला है, आचार्य किशोर जी को सामाजिक कार्य में मिला है, निर्मला देवी को कला में मिला है, भीम सिंह को सामाजिक कार्य के लिए और विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को अध्यात्म के लिए। In 2025, the Science and Engineering Research Excellence Award given for excellent in which field? तो वर्ष 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? ये क्वांटम क्षेत्र के लिए है। ठीक है, वैसे सभी में दिया जाता है लेकिन क्वांटम के लिए इस बार दिया गया। Which initiative has been launched by Government of India to promote an environmentally sustainable lifestyle? तो ये कौन सा है? मिशन लाइफ। मिशन लाइफ मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। India successfully carried out a soft landing on moon through Chandrayaan 3, making it the fourth country to achieve this feat. Which Chola king destroyed the Chalukya army at Tripuri and later captured the Pandya king? Rajendra Pratham. मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 मानस कहाँ से रिलेटेड है? आसाम से। सिमलीपाल उड़ीसा से। अगस्त मलाई केरल से और नोकरेक मेघालय से। ठीक है, 1 2 3 and 4 4 3 2 1 सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्टेट कोलफील्ड इज नॉट करेक्टली मैच? अब देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, इसमें सारे सही हैं लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी कुछ भाग है सिंगरौली वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे सोनभद्र वाले क्षेत्र में। तो अगर यहाँ पे इनकरेक्ट कुछ होगा तो वो ए वाला ही होगा। ठीक है, ए वाला ही होगा, लेकिन ये स्टार लगा लीजिए इस पे। ठीक है, बाकी का आज के लिए इतना ही। और आज ये प्रैक्टिस सेट आखिरी था क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में अच्छा नहीं लग रहा है और आप लोगों ने बहुत कम इंटरेस्ट भी दिखाया है। तो अब हम लोग इसको चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद अब थोड़ा पैटर्न अलग करेंगे। ऐसा पैटर्न लाएंगे जिसमें सेक्शन के सारे क्वेश्चंस उनके बारे में पढ़ के फिर उनको खत्म कर देंगे टॉपिक वाइज, मतलब हॉट टॉपिक्स होंगे और फिर उस पर हम एनालिसिस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए और शेयर भी करते रहिए अपने फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप डिसलाइक करके कारण ज़रूर बता दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।